छात्रों, आज हम सामाजिक परिवर्तन की मार्क्सवादी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। वर्ग संघर्ष के बीज जो परिवर्तन को पैदा करते हैं, समाज की आर्थिक संरचना में मिलते हैं। मानव इतिहास के प्रारंभ में जब मनुष्य आदिम साम्यवादी व्यवस्था में रहता था, जैसा कि मार्क्स कहते हैं, वर्गों के बीच विवाद और अंतर्विरोध नहीं होते थे। उत्पादन की शक्तियाँ और श्रम के उत्पादन सामूहिक स्वामित्व में थे, इसलिए वर्ग भेद अस्तित्व में नहीं था। पर व्यक्तिगत स्वामित्व के अभ्युदय के साथ मूलभूत अंतर्विरोध अर्थात वर्ग भेद पैदा हुए। दूसरे शब्दों में, उत्पादन की शक्तियाँ उत्पादन के विशेष संबंधों को जन्म देती हैं। उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व द्वारा एक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के श्रम पर आधिपत्य स्थापित करने में सफल हो जाता है। यह प्रभुत्वशाली समूह अपने समूह के हितों को ध्यान में रखकर अधिरचना का निर्माण करता है। कानून, साहित्य, दर्शन शास्त्र आदि इसी के अनुसार रचे जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इस प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रभाव सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। पर उत्पादन की शक्तियां भी बदले बिना नहीं रहती। जब कभी उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होता है, तो उसी प्रकार उत्पादन संबंधों में भी परिवर्तन होते हैं। एक नया वर्ग सशक्त रूप में उदित होता है और बहुसंख्यक के श्रम के फल पर नियंत्रण और अधिकार कर लेता है। स्वभावतः नवोदित प्रभुत्वशाली समूह और दूसरी तरफ अब तक विशेषाधिकार प्राप्त समूह के बीच विवाद छिड़ जाता है। नवोदित प्रभुत्वशाली समूह अपने हितों के लिए अधिसंरचना को निर्धारित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार पूरा समाज परिवर्तित हो जाता है। कार्ल मार्क्स सभी सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या समाज के आर्थिक आधार में मौजूद अंतर्विरोधों के संदर्भ में करते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं, आज तक मौजूद सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उनकी दृष्टि में वर्ग संघर्ष तब तक रहेंगे जब तक वर्ग विभेद समाप्त नहीं हो जाते और एक वर्ग विहीन समाज स्थापित नहीं हो जाता। सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना बहुत सारे दृष्टिकोणों से की जाती है। प्रारंभ में ही यह तर्क दिया जाता है कि उत्पादन की शक्तियाँ उत्पादन संबंधों को अनोखे ढंग से निर्धारित नहीं करती। इस तरह समान उत्पादन पद्धति सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः भिन्न स्थितियों में लागू की जा सकती है। रूसी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के तकनीकी आधार उतने भिन्न नहीं हैं जितने कि इन देशों में उत्पादन संबंधों में भिन्नता पाई जाती है। इतना ही नहीं, विज्ञान और तकनीक का प्रभाव बहुत व्यापक और दूरगामी है। विशेषकर चिंतन, व्यवहार, पद्धति और मूल्य व्यवस्था के संदर्भ में यह मानना अयथार्थपरक नहीं लगता। अतः दो भिन्न समाजों के लोग चिंतन, व्यवहार पद्धति और मूल्य व्यवस्था में समान होने के बावजूद आर्थिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से भिन्न हो सकते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण कारक को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र और साम्यवाद शब्द अब वही अर्थ नहीं रखते हैं जो कुछ दशाब्द पूर्व रखते थे। तकनीक की मांगों के अनुसार ये दोनों व्यवस्थाएं बदलती जा रही हैं। चीनी गणराज्य, सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप के देशों में जो नए आर्थिक प्रयोग हो रहे हैं, वे इसी बात को साबित करते हैं। मार्क्स ने अपने विचार औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में दिए थे, इसलिए उनके लिए यह उस समय संभव नहीं था कि वे विज्ञान और तकनीक के दूरगामी और सर्वसमावेशी विकास की पूर्व कल्पना करें। यह मार्क्सवादी विचार के लोग आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली हैं, वे अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर प्रभुत्वशाली होते हैं, ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि संगठित धार्मिक संस्थाओं अथवा समूहों जैसे कि यूरोप के गिरजाघरों, भारतीय साधुओं आदि ने प्रायः सभी समाजों में अपना प्रभुत्व पहले गैर आर्थिक प्रभावों से स्थापित किया। यह मार्क्स की आलोचना की जाती है, परंतु यह समान रूप से सच है कि शक्ति के दूसरे रूप आर्थिक सत्ता पाने में मदद करते हैं।
मार्क्सवादी सिद्धांत का यह निष्कर्ष कि आर्थिक सत्ता प्राथमिक होती है और सत्ता के दूसरे रूप बाद में आते हैं, इसी कारणवश स्वीकार्य नहीं है। मार्क्स की तीसरी आलोचना इस प्रकार की गई है कि मार्क्सवादी विचार है कि किसी विशेष युग को राजनीति और संस्कृति उस युग के आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली वर्ग के हितों को पूरा करती है। बहुत सारे विरोधों से घिर गया। सारी मानवीय क्रियाएं आर्थिक उद्देश्यों के अनुसार ही व्याख्या नहीं करती, जैसे धार्मिक क्रियाओं की आर्थिक दृष्टि से व्याख्या नहीं की जा सकती। हम इतिहास के कुछ प्रसिद्ध लोगों के उद्देश्यों के निकट से विश्लेषण करने का प्रयास करें तो पाएंगे कि कभी कभी शुद्ध रूप से गैर आर्थिक उद्देश्यों जैसे विशिष्टता या व्यक्तिगत महानता या लोगों की भलाई करने की इच्छा ने उनके विचारों और कार्यों को गहराई से प्रभावित किया। जैसे सम्राट अशोक ने राज्य को जीतने के लिए युद्ध को साधन की तरह प्रयोग करने की नीति का त्याग कर दिया, जो कि निश्चित तौर पर एक गैर आर्थिक कदम था। दूसरी तरफ हिटलर भी भौतिक लाभ से ज़्यादा व्यक्तिगत महानता से प्रभावित था। कला, साहित्य, संगीत, चित्रकला और कभी कभी किसी देश की राजनीति को प्रेरित करने वाले उद्देश्यों पर विचार करें तो पाएंगे कि मानव इतना जटिल है कि उसे सिर्फ आर्थिक उद्देश्यों के पुंज के रूप में देखना कठिन है। यह सही है कि कला, संस्कृति कभी कभी आर्थिक रूप से समाज में प्रभुत्वशाली वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं, लेकिन ऐसे सांस्कृतिक उत्पादन पूरे समाज को प्रभावित नहीं करते क्योंकि वे स्वतः स्फूर्तता, अभिव्यक्ति शक्ति, स्फूर्ति आदि कला के वास्तविक गुणों से वंचित होते हैं। आर्थिक पक्ष को छोड़कर सामाजिक प्रगति के सभी पक्ष मार्क्सवादी विश्लेषण में उपेक्षा के शिकार हुए हैं। मार्क्सवाद की यह मान्यता कि वर्गहीन समाज की स्थापना मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत कर देगा, इतनी सरल सी धारणा है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। छात्रों, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक कारण समाज की राजनीति और सामाजिक दर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, परंतु आर्थिक व्यवस्था को कानूनी, राजनीति और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का एकमात्र नियामक मानना स्पष्टतः गलत है। अर्थशास्त्र के अलावा जीवन के दूसरे पक्ष भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह बात हालांकि ध्यान में रखनी चाहिए कि मार्क्स निर्धारणवादी नहीं थे। उनके अनुसार वर्ग संघर्ष स्थितियां अनुकूल रहने पर भी स्वतः नहीं शुरू होंगी, जब तक कि लोग वर्ग चेतना हासिल नहीं कर लेते और संघर्ष के लिए सचेष्ट नहीं हो जाते। जब तक ऐसा नहीं होता, क्रांति के लिए स्थिति तैयार रहने के बावजूद क्रांति नहीं हो सकती। यह कहा जा सकता है कि मार्क्स ने यह बात पहले ही समझ ली थी, जिसे टॉलकट पर्सन्स ने बहुत बाद में सामाजिक क्रियाओं के स्वयंसेवी सिद्धांत के रूप में विकसित किया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होसलिच का कथन इस संदर्भ में सही है। वह मार्क्स शायद पहले विद्वान थे जिन्होंने इस बात को पहले ही देखा, जिसे टॉलकट पर्सन सामाजिक क्रियाओं का स्वयंसेवी सिद्धांत कहते हैं। मार्क्स की अवधारणा कि क्रांति यद्यपि अंततः अपरिहार्य है, परंतु यह सिर्फ तभी घटित होती है जब लोग इसे करने के लिए तैयार किए जाते हैं। यह स्पष्ट करती है कि नियामक सामाजिक शक्तियां अस्तित्व में हैं, परंतु वे स्वयंसेवी क्रियाकलापों के प्रभाव से ही संचालित होती हैं। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है जिसे मैक्स वेबर ने प्रत्यक्ष और विस्तारित किया है।